हेलो बच्चों, मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो बेसिक वीडियो का प्रथम पार्ट किए थे, आज उसी का द्वितीय पार्ट कर रहे हैं। तो बड़ी ध्यान से और बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को देख लेंगे तो आज के बाद हम गारंटी लेते हैं कि पूरी मैथ आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम बातें करने लग जाते हैं। देखिएगा, तो हम लोग अगले वीडियो में जो था उसको हम करके गए थे सम और विषम पर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन आज हम वहीं से फिर बढ़ाते हैं आगे। तो देखिएगा, आज का टॉपिक रहेगा अभाज्य संख्या। पहले भाज्य की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अभाज्य कर लेंगे। तो भाज्य संख्या थोड़ी सी बहुत ध्यान लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा। पर देखो यार, भाज्य संख्या को और क्या कहते हैं यार? तो आप कहोगे कि सर इसको यौगिक संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या कहते हैं क्योंकि आपसे बात करें कि बहुत बार ऐसे हुआ है कि प्रश्न क्या करता है, भाज्य तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन अभाज्य की जब बातें आने लग जाती हैं तो थोड़ी देर के लिए सोचने लग जाते हैं यार ये क्या होता होगा यार। तो जो भाज्य संख्या है ना यार, वही इसको यौगिक संख्या कहते हैं। और यौगिक संख्या ही नहीं, इसको संयुक्त संख्या भी कहा जा सकता है। इसको संयुक्त संख्या भी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं इसे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। चलिए, तो फिर हम इस सारे बातों के इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर है क्या ये, और इसकी चर्चाएं हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाता है उसे अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुनना कि यार लिख के भी दिखा देते हैं कि वे संख्या जो एक और स्वयं, जिसको आप सेल्फ कहते हैं यार, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। या एक ये भी बात कहें कि वे बातें सुनिएगा कि वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं भाई? भाज्य संख्या। अब आपके मन में ये बातें चल रही होंगी कि सर ऐसा कैसा होता है, मतलब ये क्या बातें समझ नहीं आ रही है। सेल्फ एक, तो भाई दुनिया के कोई भी नंबर उठाओगे तो एक से तो विभाजित होगा, ये तो बात आपको पता। और सेल्फ मतलब जिस नंबर का प्रयोग कर रहे हैं वो भी नंबर हो सकता है यार, ठीक है। तो देखो ना अगली बातें यार, इसको और भी और भाषा में और क्या कहा जा सकता है, और भी कह सकते हैं कि वे संख्या जिसका दो या दो से अधिक गुणनखंड, इसी को भाई फैक्टर कहते हैं यार। दो या दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो यार, इसकी भी एक बहुत बड़ी समझ होनी है कि यार सर मतलब दो या दो से अधिक फैक्टर। तो आपको पूरी बात ये, इसकी होल चीज़ हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें होंगी कि देखो यार, अब यार आप कहने लग जाओगे, पहले हम अगर ये देखो भूल से अगर हमने दो लिख दिया है, ऐसा ये माने नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है, लेकिन फिर भी हम आपके सामने दो लिख रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि सर थोड़ी बात को समझाओ, कि आप कह रहे हो कि वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप ये सुनने चले जा रहे हो, तो अगर भाई दो को उठा लो और दो का फैक्टर तोड़ना शुरू करो, तो आप कह रहे हो कि सर दो तो एक से कैंसिल हो जाएगा। हम तुमसे कहते हैं कि दुनिया के सारे नंबर होंगे वो एक से कटना संभव है, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। लेकिन यार
सेल्फ मतलब, अरे सेल्फ मतलब खुद, स्वयं, स्वयं मतलब अरे दो है तो दो का खुद दो ही बनने वाला है। तो आप कहोगे सर हाँ सर, दुनिया का कोई भी नंबर होगा जो एक और स्वयं से तो कैंसिल होगा ही होगा, क्या वो अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है? तो उसकी जब चर्चा करें तो चेक करो यार, क्या दो और किसी से विभाजित होगा? आप करो नहीं सर। तो मेरे भाई आप सही जगह पे हो और सही पकड़े हो, क्योंकि दो हमारा भाज्य संख्या नहीं है। फिर आपके मन में चल रहा होगा कि सर तो होगा क्या? नहीं। तो चलिए ना इसके बारे में हम बात भी कर लेते हैं और बात करके आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ से शुरू कैसे करेंगे और क्या बात है। थोड़ी देखिएगा, हम कहते हैं कि इसको बहुत लोग कठिन मानते हैं, लेकिन है बहुत आसान। अगर एक बार पूरी वीडियो ढंग से देख लो, गारंटी लेते हैं यार कि आज के बाद आपको मैथ समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी यार। चेक करो। तो भैया हम कह देते हैं पहले आपका 4, 6 और भी चीज़ें कर लो यार, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर लोगे। 4, 5 आप कोई ज़रूरी नहीं है, ये देखो ना 6 कर लो, 8 कर लो, एंड सो ऑन 9 भी कर लो, एंड सो ऑन। आपके बहुत सारे नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप कहोगे कि सर आपने तो लिख दिया, लेकिन हम कैसे लिखेंगे? आप भी लिख लोगे। अभी थोड़ी देर पैसेंस रखो और चीज़ें देखो, आप समझ लोगे। एक बार समझ गए पूरी बातें आप बता भी पाओगे कि हाँ सच में ये है क्या यार। तो देखोगे, अगर आप कहोगे सर 4 को थोड़ा सा करके दिखाओ, तो ये 4 को काटने चलो यार। तो आप कह रहे हो कि अरे पैर से, मतलब फिर से डेफिनेशन की तरफ ध्यान दो। डेफिनेशन यही है कि वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यही तो कह रहे हो। तो मेरे भाई कह रहे हो कि सर चलो 4 ले लो, तो 4 तो 1 से कैंसिल होगा। अरे पूरी दुनिया जानती है कि यार कोई, मतलब जो भी दुनिया का नंबर होगा वो 1 से विभाज्य होना तय है। ठीक है भाई। अब दूसरी बात सुनो। अब आप कह रहे हो कि सर क्या खुद से विभाजित होगा? अरे इसका 4 का खुद क्या होगा? 4 ही होगा, खुद से भी विभाजित हो रहा है। अब कहोगे क्या सर अन्य से भी विभाजित होगा? हाँ मेरे भाई, अरे ये 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आप 2 से भी कैंसिल आउट कर दोगे तो इससे ये कहने लग गए कि सर एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है। अगर कह रहे हो कि फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अरे सर ये तो 4, मतलब एक नंबर बताने से कैसे ज़्यादा समझ में आएगा, तो अगली बातें सुन लो। जैसे यार हम आपसे कह दें कि भैया 8 को उठा लो, क्योंकि यार 6 उठाएंगे थोड़ी सी आपको टफ लगना महसूस होगा, लेकिन अब टफ नहीं लगेगा, एकदम आसान हो जाएगा। चेक करो। अरे आप कहोगे सर हाँ ये तो हम जानते हैं कि 1 से तो विभाजित होना तय है, क्योंकि आपने तो अभी तो बताया था कि दुनिया के सारे नंबर मतलब 1 से कट ही जाते हैं। अब चेक करो, क्या ये खुद से कटेंगे? आपको हाँ सर दुनिया में जितना भी नंबर होगा अपने खुद से कटता है, लेकिन क्या और किसी से कटते हैं? बिल्कुल कटते हैं भैया। ये करोगे तो आप कहने लग जाओगे सर 2 से कट जाएगा, फिर करने लग जाओगे सर ये 4 से कट जाएगा। तो आपका शर्त यही है कि वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि शायद आपके दिमाग में ये बातें चल रही होगी और थोड़ी समझ में जरूर आ रही होगी। अगर थोड़ी कम समझ में आए, वीडियो को 2-3 बार देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब यार मेरे तरफ से एक प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है कि अगर आपसे देखिएगा, अगर कोई एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसमें प्रश्न बहुत साधारण वे में पूछ लिया जाता है कि यार सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। एक प्रश्न है कि हम आपसे बता भी दें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो आप कह दोगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, भैया देख लो, अरे शुरू कहाँ से हुआ? अरे आप तो 3 ले नहीं पाओगे। अरे 3 तो अन्य संख्या से कटता ही नहीं है, खुद और स्वयं से ही कटने लग जाता है। लेकिन आप कह रहे हो सर सबसे छोटी बार आपने टर्म्स चुना है तो 4 को चुना है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो आप कहने लग जाओगे कि सर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। भाज्य संख्या 4 है। अब हमको लगता है शायद इसकी समझ आप में हो गई होगी, लेकिन एक बार और आपके बहुत सारे लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि सर एक बात ये बता दो कि सबसे बड़ा किसको कहें? भैया बहुत कठिन बातें हैं, क्योंकि आप कहते चले जाओगे, करते चले जाओगे। तो एक बार आपको बता दें कि जब सबसे ज़्यादा करते ढूंढते इतना दूर चले जाते हैं कि लगता है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो भैया जब आप पूरी बात को ना लिख सको तो भैया क्या कह दोगे? अनंत होता है। तो सबसे बड़ी नंबर का ढूंढना शुरू करोगे तो भाई उसका अंत ही नहीं होगा, क्योंकि हर बार बड़ा मिलते चला जाएगा, तो उसको क्या कह देंगे? अनंत कह देंगे यार। ठीक है। तो ये भी एक तरह की बातें हुई। आप सुनना यार, हमको लगता है शायद भाज्य संख्या की समझ आप में हो गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे कि अब अगला टॉपिक बनेगा अभाज्य संख्या। उसको बड़ी ध्यान से देखना और चीजें कर जाओगे। दूसरी बातें आपको समझाते हैं और समझना यार, समझने का कोशिश करना। अब अगला जो अपना टॉपिक है
अगला टॉपिक पे ध्यान दो यार। अगला टॉपिक बन जाएगा, अब आपसे बता दें कि अगला टॉपिक बनेगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको ही कहते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या, इसको भी ध्यान रखना यार, क्योंकि बहुत बार ऐसे हुआ कि यार लोग तो भाज्य जानते हैं लेकिन रूढ़ का नाम ही नहीं जानते यार। तो रूढ़ का नाम क्यों नहीं जानेंगे भाई, रूढ़ का नाम तो जानना पड़ेगा। तो आप अभाज्य से, देखिए अभाज्य का परिचय तो हो जाता है सारे लोगों का, लेकिन रूढ़ से परिचय नहीं होता है। तो शायद इसका भी परिचय रखना, मतलब इसकी समझ रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब इसको कहते क्या हो यार, इसको कहेंगे प्राइम नंबर। अरे बोलो भाई क्या कहेंगे, आप कह रहे हो सर इसको प्राइम नंबर कहेंगे। अब सुनना, अब यहाँ पे जो हम लोग भाज्य सीखे थे ना, भाज्य के बिल्कुल अपोजिट है ये सेंस। अपोजिट सेंस में कैसे बात करें, और सुनना कि हम कह दें कि वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना कि ये बातें क्या कह रहा है यार, ठीक है। देखो यार, बहुत आसान और बहुत साधारण भाषा में बात करें तो आप ये कह सकते हो कि वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। अगर ये कहोगे सर एक मतलब थोड़ी सी एक और आपकी समझ हम इकट्ठा करना चाहें तो एक और समझ इकट्ठा हो सकता है यहाँ से, क्या और भी कह सकते हो कि वे संख्या जिसका HCF, भैया हिंदी में कहते हैं इसको मासा, जिसका HCF एक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो हम आपसे बता देते हैं कि जो अपना मुख्य चीजें हैं वो फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड वाला क्या करता है कि उसका तोड़ा हुआ, मतलब उसका तोड़ा फोड़ा हुआ रूप है, तो उसको भी जानेंगे, वो भी जानने बहुत जरूरी होता है। अब आप ये दोनों पे यार थक गए कि यार सर करें कैसे यार, ये तो बहुत टफ बातें हो गई कि यार केवल आपने भाषा समझा रखा है, इस पर कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो। भैया देखो ना आगे तो चेक करो। हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपसे एग्जाम्पल पूछने लग जाते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, अरे N1 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब आप कहने लग जाते हो सर तो ये तो आप ये समझा कहाँ रहे हो, आप तो रटवा रहे हो। अरे हम आपको रटने की बात ही नहीं कह रहे, पूरी टेक्निक समझा देते हैं यार, रटोगे कैसे यार। तो जब बात ये चलते चली जाएगी कि जब मेरे भाई जब 2 है तो आप चेक करो ना 2 किससे कटता है यार, तो आप कहोगे कि सर 2 तो 1 से, क्योंकि पहले ही बता के गए हैं कि यार दुनिया के सारे नंबर 1 से कैंसिल होते हैं, तो ये तो 1 से कैंसिल हो गया। आप कहोगे हाँ सर ये तो 1 से कटेगा और खुद से भी कटेगा। अरे खुद से भी कटेगा क्या, थर्ड कोई ऐसा नंबर है, तीसरा कोई ऐसा नंबर है जिसे वो कटे? आपको नहीं सर, अरे 2 तो और किसी कटेगा ही नहीं। तो यार डेफिनेशन तो वही कह रहा है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देख लो, एक और स्वयं से ही कट रहा है, किसी अन्य संख्या से कट ही नहीं रहा है, इसीलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, अगर इसकी अगली बात करोगे, जैसे आप कहने लग जाओगे सर इसमें कोई सा भी नंबर उठा लो, भैया कोई सा भी नंबर उठा लो यार, कोई सा भी नंबर उठा लो। क्या करोगे कि आप उठाते चले जाओगे, अब यहां से कैंसिल आउट करने जाओगे तो ये कहोगे सर 1 से तो कटना तय है और खुद से भी कटना तय है, क्योंकि दुनिया के सारे नंबर होते हैं
मतलब सारे तो नहीं कह सकते, मतलब कुछ कुछ गिने चुने नंबर होते हैं जो एक और स्वयं से कटते हैं, एक और स्वयं से कटते हैं, उसका फैक्टर एक और स्वयं भी लगता है, लेकिन जैसे अन्य से लगना शुरू हो गया तो क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या हो जाएंगे। बात तो समझ है यार। चलो यार, तो ये कह दोगे कि सर ये खुद से कटेगा लेकिन बाकी अन्य किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए क्या कह देंगे भाई, ये अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे थोड़ी सी बातें हम करेक्शन करना चाहेंगे कि वे, ऐसे लिख लो कि वे दो संख्याएं जिसका HCF एक हो। तो आप यार ये बातें पूछने भी हमसे पूछोगे, क्यों नहीं पूछोगे, अरे जबरदस्त पूछोगे कि सर ये तो ऊपर वाली बातें कुछ कुछ समझ में आ रही है, क्या नीचे वाली बातें क्या है कि वे दो संख्याएं जिसका HCF मासा एक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हाँ यार, तो आपने क्या करो, इसमें से कोई दो नंबर उठा लो यार। आप कह रहे हो कि सर चलो 3 और 7 उठा लो, भैया ठीक है हम 3 और 7 ही उठा लेते हैं यार। अब क्या करो, इसका फैक्टर तोड़ना शुरू करो। हम ये कहे हैं कि इसका HCF, जिसका HCF एक हो उसे क्या कहते हैं भाई, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चेक कर लो, अरे यहाँ 3 उठाओगे तो 3 का फैक्टर तोड़ने जाओगे, अरे 3 × 1 3 × 1। अब 7 का फैक्टर तोड़ने जाओगे तो 7 का फैक्टर करोगे तो 7 × 1। अरे बात सही कि गलत, आप करो सही है। अगर आपको थोड़ी सी भी यहाँ से फैक्टर के तरफ से LCM और HCF निकालने की शक्ति होगी या इसको समझते हैं, तो जिसमें देखिएगा HCF निकालने की यही बात होती है कि फैक्टर में जो मिलता है वही उसका HCF होता है। तो आपको सर मिल क्या रहा है, तो भैया देखो यहाँ पे जो मिलने की बात हो रही है ना यार, यहाँ जो तुमसे मिल रहा है वो एक मिल रहा है यार, बाकी कुछ तो मिल ही नहीं रहा है। अरे आप चेक ही कर लो कि क्या बाकी कोई नंबर मिल रहा है, आपको कि नहीं सर बाकी तो मिल ही नहीं रहा है। तो यही कह सकते हैं कि यहाँ HCF क्या है, अरे बोल दो HCF क्या है। अगर दो फैक्टर तोड़े हैं और दोनों फैक्टर में जो कॉमन आ रहा है वही कॉमन क्या है, हमारा HCF। और HCF कितना आया, एक है। और ये भी यहाँ कहा गया है कि वे दो संख्याएं जिसका HCF एक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये भी बातें हो सकती है। और दूसरी बात है, आप दूसरी भाषा में कह सकते हो वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो शायद हमको लगता है इसकी भी समझ आपके अंदर आ गई होगी। अब सुनना यार, अब आपसे यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि अभी बताते हैं कि अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा को दे रहे हैं या सैनिक, स्कूल, नेतराट, अन्य मतलब कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ से एक छोटा सा प्रश्न निकल के आता है। वो प्रश्न क्या निकल के आता है कि प्रश्न ये निकलता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो आप तो बता ही दोगे यार पहले से, क्योंकि यार करते करते यार अभी तो भाज्य संख्या करके देखो तो आप कहने लग जाओगे सर सबसे छोटा तो 2 ही दिख रहा है, इसके मतलब बिल्कुल जो भी है ना यार सबसे बड़ा है यार। तो वहाँ पे भी चर्चाएं होने लग जाएंगी, तो क्या होगा, सबसे बड़ा ही नंबर मिलने वाला है। तो लिखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसकी भी समझ रखिएगा। अब यार यहाँ से क्या है कि भाज्य और अभाज्य में क्या कनेक्टिविटी होता है और किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में, थोड़ी सी इसके बारे में भी बात करेंगे यार। ठीक है, तो चलिएगा हम इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करके बता देते हैं। और हमको आशा नहीं पूरा विश्वास है कि शायद ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, तो इसका कनेक्टिविटी देखते हैं कि क्या इसमें दोनों में क्या कनेक्शन है और कौन से कनेक्शन से ये चीज़ें अलग अलग प्रश्न बन जाते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बनेंगे। 2-3 प्रश्न यार आपको वहाँ से बता देते हैं कि यार किस तरीके का प्रश्न बनेगा और कैसा प्रश्न बनेगा और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न होगा, सुनिएगा बड़ी ध्यान से, पहला क्वेश्चन होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा। योगफल क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर तो ऐसे ही दे दिया होगा, जिन्होंने थोड़ी सी वीडियो और बहुत ध्यान से शुरू से स्टार्टिंग से बहुत ध्यान से देखते आ रहे होंगे, वो तो उत्तर भी दे जाएंगे, अरे सर ये तो इसका उत्तर ऐसे ही होना है। आप ये भी कह दोगे, मौखिक अगर कहना होगा तो कह दोगे सर सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होती है।
और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, और योगफल का मतलब होता है जोड़। तो जब 4 और 2 को जोड़ दो कितना होगा, 6 होगा। ऐसे चिरा चिर के कह दोगे। लेकिन अगर मान लो कि कभी ऐसा प्रश्न आए और आपको लिखने की बारी आए तो क्या करोगे यार, तो भी सुन लो यार, उसको भी हम आपको बता के चलते हैं यार। देखिए पहले क्या करना, किसी भी प्रश्न करने से पहले आप देखना कि दिया क्या है यार। तो यहाँ दिखा दोगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है मेरे भाई, बोल दो, अरे बोल दो, 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है मेरे भाई, 2 है। तो यार प्रश्न में क्या पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछा है योगफल क्या होगा, इन दोनों का योगफल क्या होगा। तो भैया आप आराम से लगा सकते हो कि योगफल इज इक्वल टू 4 + 2 = 6, और यही हमारा उत्तर होगा। तो बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। लेकिन अब क्या होगा कि अब प्रश्न की प्रकृति बदलेगी यार। कैसे प्रकृति बदलेगी, अब तो आप कह रहे हो कि सर योगफल से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो बना दोगे। हाँ यार मेरे भाई बिल्कुल सही है, लेकिन अब योगफल के जगह पे अगर अंतर लिख दे या घटाव लिख दे तब क्या करोगे, तो भी चिल्ला चिल्ला करवा रहे सर घटा देंगे। हाँ मेरे भाई घटा दो यार। जैसे पूछा कि अंतर क्या होगा, अरे सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा, तो अंतर मतलब घटा भी होता है। तो आप फिर से कहने चले जा रहे हो कि सर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो इसका अंतर जो होगा, अरे बता दो भाई, बता रहे हो, अरे बहुत सारा लड़का बता रहा, हमको समझ में आ रहा है कि बहुत लोग बता रहे हैं। हाँ भाई देख लो यार, तो घटा लो ना, 4 - 2 = 2, तो घटा भी यही हमारा उत्तर होगा। सिंपल है, साधारण है यार। अब ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं, लोग यार थक जाते हैं, बहुत परेशानी होती है उनको। लेकिन परेशान नहीं होना है, बस चीज़ें खत्म हो जाएगी। चलो अगली बातें सुनने। अगर आप कह रहे हो कि भैया अगर अंतर के जगह पे गुणा लिख देता तब क्या करते, तो कहते क्या सर उसका भी सोल्यूशन कर लेंगे, क्या गुणा कर देंगे। अगर लिखा कि गुणनफल, भैया अगर गुणनफल बदल लिया तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। अरे बात समझ रहे हो ना यार, गुणनफल क्या होगा। तो फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो यार प्रश्न के हिसाब से करोगे कि सर अब पूछ रहा है गुणनफल, तो मेरे बंधु गुणनफल की जब चर्चा करने जाओगे तो कहोगे सर दोनों का गुणा कर देंगे, 4 × 2 = 8। अरे बोल दो बात सही की गलत, आप करो नहीं सर बात तो सही है, ऐसे भी कर जाओगे। लेकिन और भी प्रकृति बदलेगी। कैसा यार, अब अगर गुणनफल के जगह पे भागफल पूछ लिया तब क्या करोगे, अरे बोलो भाई भागफल क्या होगा, तो फिर वही प्रक्रिया यार, क्या करोगे यार, सब बाकी सब कुछ लिखा हुआ है, भागफल लिख देना, और भागफल = 4/2। अरे बट्टा का मतलब भागे तो होता है, तो कहिए हाँ सर भागे होता है, करिए भाई काट के देखिए। तो करोगे, 2 से काटो, 2 दूना 4 है, यानी क्या निकल के आएगा, तुम्हारे पास 2 उत्तर होगा। तो हमको लगता है कि अब ज़्यादा कनेक्टिविटी इसकी समझ में आ रही है। कभी कभार तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं यार कि हूबहू पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन भाज्य संख्या है, तो अरे 3 अप्सरा भाज्य का रहेंगे, एक भाज्य का रहेगा, तो आपको भाज्य चुनना रहेगा। कभी कभी तो ऐसे भी बन जाता है इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, तो 3 भाज्य संख्या होंगे, एक अभाज्य संख्या होंगे, तो थोड़ी थोड़ी इसकी भी पहचान रखिएगा तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से भाज्य और अभाज्य की बातें हम कर रहे हैं और बहुत आसान भी है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक जो बनने वाला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग का नया टॉपिक जो है वो टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिएगा मेरे भाई, इसका समझ आना बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर इसको नहीं समझते हैं तो समझिए मैथ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं मैथ में प्रयोग रहता है तो यही परिमेय संख्या का या रेशनल नंबर का ही प्रयोग रहता है। तो देखेंगे लिख देंगे वैसी संख्या जिसे
P बट्टा Q के रूप में लिखा जाए, P बट्टा Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q एक पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे जहां P और Q एक पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यार देख लीजिएगा, लिखे हैं वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q एक पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यार यहाँ पे एक बातें आ रही है कि यार P बट्टा Q, तो आपके दिमाग में आ रहा हो सर ऐसा P बट्टा Q क्या होता है? जिसको बट्टा के रूप में लिखा जाए ना यार, उसे P बट्टा Q के रूप में लिखते हैं। यार आप कहने लग जाओगे, एग्जाम्पल की चीज़ें थोड़ी सी आपसे बात कर लें, तो आप ये कहने लग जाओगे कि सर क्या 4 बट्टा 3 परिमेय संख्या है? तो यार हाँ यार, 4 जो है P का मान है और 3 Q का मान है। तो P बट्टा Q जब भी तुम्हारे मन में आए कि यार बट्टा में लिखा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? परिमेय संख्या है। देखिए इसकी बड़ी समझ है यार, बहुत बड़ी समझ है। एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से, तब पता चलेगा। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे देखिए ना। अगर हम आपसे पूछें कि यार 4 क्या परिमेय संख्या है, तो आपका उत्तर होगा हाँ 4 परिमेय संख्या है। कैसे यार? क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 लगा सकते हैं यार, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। इससे आपके दिमाग में आ रहा है कि सभी प्राकृत संख्या वाला नंबर परिमेय संख्या होता है। और ऐसा ये भी सुने होंगे कि यार एक प्रश्न आता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अरे 0 एक परिमेय संख्या है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल 0 परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 0 बट्टा 1 लिख सकते हैं। लेकिन मेरे भाई एक बात और आपसे पूछने, बहुत कठिन बात है समझना यार, लेकिन जैसे हम कह दें कि 4 बट्टा 0 परिमेय संख्या है, थक जाओगे, मुश्किल है यार, आप कहने लग जाओगे। क्योंकि यार एक बात देख लो कि जहां कहा है कि जहां P और Q एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य से सम्मिलित संख्याओं के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जब पूर्णांक की बात आए तो, और यहाँ पे देखना मेरे भाई कि लिखा है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी अरे ऊपर वाला P का मान होता है, नीचे वाला Q का मान होता है, तो कहियो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान अगर 0 है तो आप आराम से कह सकते हैं कोई परिमेय संख्या नहीं है। चलिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, इससे एक समझ आया होगा और ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गया होगा कि Q मतलब नीचे वाला मान कभी 0 नहीं हो सकता है, ऊपर वाला मान 0 रह सकता है। अब यार बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा क्या सर 4 बट्टा 8 माइनस 4 बट्टा 8 परिमेय संख्या है? अरे बोल दो भाई परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में कहा है P और Q एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में कोई जरूरी नहीं है कि केवल प्लस से आता है। अरे पूर्णांक में प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, उसके साथ शून्य भी सम्मिलित होते हैं। तो क्या होगा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि यार बट्टा में चीज़ें और कोई ऐसे साधारण कोई नंबर हो तो उसके बट्टा में 1 लगा के उसको परिमेय संख्या कहा जा सकता है। और चीज़ें सुनना यार, और तुम्हें चीज़ें बता के जाते हैं और बहुत अच्छी यहाँ से समझ डेवलप होगी। अगर हम ये कहते हैं कि रूट के अंदर, या सुनना, अरे आप इसी को रूट कहते हो ना भाई, अरे रूट तो इसी को कहते हो, तो रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसे
परिमेय संख्या माना जाता है, तो उसे परिमेय संख्या माना जाता है, परिमेय संख्या माना जाता है। ध्यान सुनना। अब यहाँ से चीजें क्या निकल रही है यार, आप कहोगे कि सर आपने तो केवल भाषा लिखा, बातें कहाँ समझाई। अरे समझ लो ना यार, इसका एग्जाम्पल दें कि यार देखना यार अगर आपको ये भी बताते हैं कि अगर 1 से लेके लगभग आपको 30 तक वर्ग याद होना जरूरी है। अगर मैथ थोड़ी सी बहुत आसान बनाना चाहते हैं तो 1 से लेके 30 तक का वर्ग याद कर ले तो समझो यार सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी यार समझाने की बात है, थोड़ी समझ लो यार। अगर हम आपसे कहते हैं कि पूर्ण वर्ग, जैसे हम आपसे पूछें कि भैया 25, तो क्या कह रहे हो, पूर्ण वर्ग है आपको? हाँ सर। अरे 25 5 का वर्ग है। तो जब 5 का वर्ग है तो आप इसके बदले क्या बाहर निकालोगे? तो आप कह दोगे 5 निकलेगा। काहे कि 5 का वर्ग है 25। अब यहाँ लिखा गया है कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या हो तो परिमेय माना जाता है। आपको कैसे सर, अभी तो ये 5 ना निकला है, इसको कैसे ये परिमेय संख्या कहा जा सकता है? कहा जा सकता है, सुनना मेरे भाई, इसके नीचे आप आराम से 1 लगा सकते हो। इसे क्या कहेंगे यार, परिमेय संख्या। और आगे सुनना, और बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, क्योंकि आपसे अगर हम आपसे पूछें कि बताइए √23 परिमेय संख्या है क्या परिमेय संख्या, तो आप कहिएगा सर परिमेय संख्या नहीं है। काहे? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ अलग लगा दीजिए। अगर हम आपसे कहें कि बताओ भैया ये 625 √625 है तो क्या परिमेय संख्या है? अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं कि हाँ परिमेय संख्या है। तो देखिएगा कैसे यहाँ पे बातें करें तो क्या होगा, 25/1। अरे 625 किसका वर्ग है? 25 का। 625 किसका वर्ग है? 25 का। तो 25/1 आराम से ये क्या है, परिमेय संख्या। अगली बात सुनना। तो अब तो आपको धीरे धीरे हमको लगता है कि चीजें समझ में आ गई होगी क्या, कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो चलिएगा अगली बातें सुनना यार। इसके नीचे वाली बातें जो होगी, इसके नीचे एक और बात समझ लीजिए यार। हम आपसे पूछते हैं, ये बातें भी बता देते हैं कि देखो यार रिक्यूरिंग वाली संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। भैया ध्यान लगा लेना और पूरी बातें ध्यान में बैठा लेना, क्योंकि यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव तुम्हारे आएंगे पूरी सफलता के साथ आप बना दोगे, ये विश्वास कर लेना। देखो अब आप कहोगे सर रिक्यूरिंग किसको कहते हैं यार? अरे अब देखो ना यार, अपने भाषा में क्या कहते हैं, हम लोग रिक्यूरिंग ही पढ़ते हैं, लेकिन ना रेकरिंग भी कहता है यार। जैसे आप कहोगे एग्जाम्पल करके दिखाओ, भैया एग्जाम्पल करके दिखना यार। जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये समझ में आएगी कि देखो यार, अगर हम कह दें कि 4.873 पे रिक्यूरिंग यार, तो क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है? अरे बोल दो भाई, परिमेय है कि अपरिमेय है? देखो इसको ऐसे समझाते हैं, थोड़ी साधारण भाषा में समझाते हैं ताकि यार थोड़ी सी आपको समझ में आ जाए। जैसे हम कहते हैं 0.78 पे रिक्यूरिंग, ऐसा यार, तो क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो एक ट्रिकी वे यहाँ बता देते हैं, लेकिन इसको सिद्ध करना बहुत बड़ा होगा। लेकिन जब भी आपके दिमाग में ये बात ध्यान रखिएगा कि रिक्यूरिंग रहेगा तो परिमेय संख्या होगा, तो कहिएगा कि तब परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में ना लिख के दिखाइए बाबू। देखिए, अरे देख लीजिए ना बाबू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 78/, कई गो संख्या पे रिक्यूरिंग है तो कहिएगा 2 गो पे, तो 2 गो 9 नीचे लिख दीजिए और सीध करके चेक कर लीजिएगा। अगर 9th क्लास पढ़े होंगे तो 9th क्लास में अगर ये करके चेक करिएगा तो वहाँ पता चल जाएगा कि नहीं, बात सही है कि सर इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब सुनना यार, अगर और भी बात करें तो हम कहते हैं कि 0.876 इतना पे रिक्यूरिंग सर है तो क्या करें यार? अरे इसको P/Q के रूप में कैसे लिखें? तो कहिएगा सर जितना नंबर पे रिक्यूरिंग है उतना बट्टा में 9 लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगा। तो ज्यों कहते हैं वैसे लिख लीजिए 876/999। तो ये बात केवल आपको देखिए, मेरे बताने का मकसद ये नहीं रहा कि आप इसको बना रहे हो, नहीं। जब भी रिक्यूरिंग वाला संख्या दिखेगा तो उसे क्या कहिएगा, परिमेय संख्या है। सुनिएगा, अब थोड़ी सी बातें और भी आपको लेके चलते हैं, क्योंकि परिमेय अपरिमेय में ही है तो उसको और भी समझाते हैं। देखिए अब आगे क्या है उसकी समझ रखिएगा, आपको दिखाते हैं। अब एक बात और इससे जुड़ी हुई मतलब मिलेगी आपको, और वो भी जुड़ाव आपको बता ही देते हैं। देखिएगा क्या जुड़ाव है कि एक बात यहाँ से ये भी आएगा कि अगर दशमलव के बाद संख्या
नियत स्थान तक हो, नियत स्थान तक हो। अब नियत स्थान कहने का मतलब क्या है? निश्चित स्थान तक। नियत स्थान कहने का मेरा मतलब है निश्चित स्थान तक। समझाएंगे समझ में आ जाएगा। निश्चित स्थान तक, नियत स्थान तक हो तो उसे परिमेय संख्या माना जाता है। उसे परिमेय संख्या माना जाता है, माना जाता है। मेरे भाई ये भी ध्यान रखना यार कि नियत स्थान क्या है। अगर हम कह दें आपसे कि बाबू एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें कि देखिएगा, अब ये कह दें कि यार 4.863, अब बताओ ये नियत स्थान तक, मतलब ये निश्चित है कि अनिश्चित है? तो कहिएगा नहीं सर नियत स्थान तक है। लेकिन मेरे भाई इसको जैसे डॉट 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 कर दें तो इसका स्थान निश्चित नहीं है। ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि इसमें रिपीटेशन आ रहा है, रिपीट चल रहा है, इधर उधर मतलब बढ़ रहा है, रिपीटेशन से जा रही है। लेकिन जैसे नियत स्थान तक होगा तो उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो कहिएगा अगर मान लीजिए परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख के दिखाइए। तो बाबू देखोगे आप इसको क्या करना, हूबहू ये पूरी चीज़ें उतार देना, और जो पॉइंट होता है ना यार, पॉइंट के बदले हम लोग 1 लेते हैं। पॉइंट के बदले मेरे भाई 1 लेते हैं, और कै को डिजिट है? 1 2 3, 3 जीरो लगा दीजिए। अरे P/Q के रूप में लिख दिया यार। जब भी आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें लगेगा कि इसको कैसे परिमेय संख्या में दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा पाएंगे यार। बहुत बड़ी बात, समस्या नहीं है। एक बात और देख लेंगे यार, मान लीजिए कि 8.768 ये पूरी चीज़ें हैं, और मतलब ये कह रहे हो ना कि निश्चित स्थान। अब तो आप बता ही दोगे कि सर आप तो बता सकते हैं यार कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी बता देना आराम से। 8768 ये भी है, 876876 अपन क्या लगाओगे? पॉइंट बदले 1 और डिजिट देख कर लो 5 गो है। तो ये बातें भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या की कहानी है। एक और बड़ी बात है और सबसे खतरनाक बातें यार, क्योंकि यार मैट्रिक क्लास में बहुत बार आप पेपर दिए होंगे ना यार, तो उस पेपर में बहुत बार ये चीज़ें पूछ ली गई है। क्या यार, क्या कि देखिएगा 1 2 3 4 5, तो 5 ही तो लिखे यार। 876876 4 जीरो है, 5 जीरो कर देंगे यार। चलिए आगे देखिएगा। अब बात क्या होगा कि ठीक है, एक जीरो छूटा हुआ था। देखिएगा अब बातें जो बनेंगी ये बहुत, मतलब ये बहुत बड़े लेवल का प्रश्न बनता है। अनेकों प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। कैसे यार? सुनिएगा। कहा जा सकता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच, संख्याओं के बीच 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। 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 ठीक है मेरे भाई, तो आप इससे कतई परेशान नहीं होना है कि 2 परिमेय से क्या लिखा हुआ है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। इसको भी बहुत गहराई से ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि देखो यार, जब आप रेलवे, बैंकिंग या इत्यादि प्रतियोगी परीक्षा का पेपर दे रहे होते हैं तो वहाँ पे ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आएगा कि अरे सर, 1 भी परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या है, तो इसके बीच कितना परिमेय संख्या लिखा जा सकता है? तो कहोगे अनंत, अनंत लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये भी बातें भी ध्यान में रखिएगा, और ये बातें भी बहुत मतलब बड़ी बातें हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक क्या है उसको भी देखेंगे। इस तरह से ये टॉपिक खत्म होता है और समाप्त भी हो गया। चलिए अगला है, अगला के बारे में आपसे बात करते हैं यार। अगला जो टॉपिक है देखिएगा, वो भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है। जैसे अब बात कर लें कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिएगा इरेशनल नंबर की बात करें तो ये क्या बात हो सकता है
ये बातें ये है कि देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से ये बात सुनेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अरे उसका जस्ट अपोजिट चीज है यार। देखोगे कह दोगे कि वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, नहीं लिखा जा सके तथा जहां नहीं लिखा जा सके, ऐसे लिखे, जहां P और Q एक पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अब देखेंगे, अब बहुत सारी बातें यहाँ से निकलती चली जाएंगी कि अब बात क्या हो रहा है अपरिमेय संख्या की। आप ये कह रहे हो कि सर जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा उसे क्या कह देंगे, अपरिमेय संख्या कह देंगे। तो एग्जाम्पल देना शुरू करोगे तो आपका पहला एग्जाम्पल जो बनेगा कि मान लीजिए कि हम पाई तो लगा सकते हैं यार। क्यों? क्योंकि हमेशा आप ये ध्यान में रखना कि पाई को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये भी बात सही है। अगली बात सुनोगे तो आपसे ये भी बता दें कि आप ये जानोगे 4.687 डैश 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 डैश। क्यों? क्योंकि यार नियत स्थान नहीं है, तो नियत स्थान नहीं है तो क्या कह देंगे यार, ये भी अपरिमेय संख्या है यार। अब ये भी बातें हैं कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या है और वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो भी अपरिमेय संख्या है, तो हम लगा देंगे इत्यादि। ठीक है, देखिएगा अब आगे की चर्चाएं करते हैं। देखिएगा कितना मजेदार बात, और यहाँ से एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बिल्डेशन मिलेगा और बिल्डअप होगा कंसेप्ट। सुनेंगे कैसे यार। हम ये भी बता दें कि आप ये कह सकते हैं कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो उसे अपरिमेय संख्या माना जाता है। अपरिमेय संख्या माना जाता है। अब देखिएगा इसका भी बहुत बड़ी समझ इकट्ठा होना जरूरी है। अब तो कहिएगा सर जेकर पूर्ण वर्ग होता है वो परिमेय संख्या, और जिसका पूर्ण वर्ग ना हो अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से भी आप एग्जाम्पल के तौर पे रखेंगे। तो भैया बताओ, क्या हम आपसे पूछें कि मान लो 7, अरे 7 किसी का वर्ग है, कहिएगा नहीं, तो 7 वर्ग नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें, आप जिसका वर्ग ना लगे उसको निकाल लीजिए और निकाल के ले आइए, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। ये भी बात एक समझ यार। अब देखिएगा एक बात और होगा कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या निश्चित स्थान तक नहीं हो तो उसे अपरिमेय संख्या माना जाता है। अपरिमेय संख्या माना जाता है।
तो देखिएगा इसकी भी समझ आपके साथ बहुत सारा होगा कि अभी तो यही तो देख रहे थे क्या, जिसका नियत स्थान तक नहीं हो, तो नियत स्थान तक नहीं है मतलब क्या यार, तो आप कहने लग जाइएगा सर इसको ऐसे भी तो दिया जा सकता है, अरे 0.467 डैश 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 डैश, ठीक है। यहाँ देखना 8.7645 भैया ये वाली चीज़ें क्या, ये नियत स्थान तक नहीं है, निश्चित स्थान तक नहीं है, मतलब ये क्या रिपीटेशन चल रहा है इसमें यार। तो जब भी रिपीटेशन की चीज़ें आने लग जाएंगी तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से परिमेय और अपरिमेय में तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो इस भी आप ये अनंत वाली बातें रख देंगे यार, बहुत सारी चीज़ें ले आएंगे इसमें यार, ठीक। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए परिमेय भी समझे हैं और अपरिमेय भी समझे हैं, लेकिन दोनों में कनेक्टिविटी क्या है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर देखो केवल डेफिनेशन याद कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमको परिमेय और अपरिमेय की जानकारी बहुत सारी हो गई, गलत जगह है। अरे ऐसा नहीं होता है, ये भाई केवल फॉर्मेट है कि फॉर्मेट को आप रटे हैं, इसके अंदर जो भावनाएं हैं ना यार, उस भावना को अगर नहीं जानते हैं तो फिर परिमेय और अपरिमेय की बहुत ज़्यादा जानकारी आपके पास इकट्ठा नहीं है। चलिए, तो आप कहिएगा ना कि ये सर तब भावना समझाइए तो भला हम भी जान ले कि यार कौन सी भावना की बात कर रहे हैं यार। देखिए यार, तो उसकी भी बातें करते हैं आपके सामने। चलिए, तो उसकी क्या बातें करते हैं सुनना ज़रा। अब दोनों में क्या है कि परिमेय और अपरिमेय में क्या कनेक्टिविटी है उस पर आपसे चर्चा कर लेते हैं यार, ठीक है। तो कनेक्टिविटी यार इसको नोट से हम इसको दिखाते हैं यार, ठीक। देखिएगा इसको नोट से दिखाते हैं। अब यहाँ से क्या बात निकलेगा कि ये निकलेगा क्या कि परिमेय प्लस अपरिमेय, अरे हम ये कहते हैं कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़िए तो क्या आएगा, अरे भैया अपरिमेय आएगा, अपरिमेय आएगा, अपरिमेय संख्या। देखो यार ये बातें तुम जरूर ध्यान रखना, यहाँ से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बनने वाला है। लड़का सबसे ज़्यादा जानते हैं कहाँ थक जाता है, यही थक जाता है कि परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या को जोड़े और अपरिमेय संख्या को जोड़े तो क्या आएगा। तो कहिएगा कि सर तनी समझाइए तो इधर भला। तो बाबू देखो इधर हम समझाते हैं। जैसे हम तुमसे कहते हैं 2 क्या है, तो आप कहोगे परिमेय संख्या है। 2 के साथ अगर मान लीजिए कि √2 लगा दिए तब तो कहिएगा परिमेय संख्या है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा ये परिमेय है ये अपरिमेय है और दोनों को जोड़ा गया है, तो ये अगर पूरा होल चीज़ें पूछी जाए कि होल क्या है तो उत्तर आएगा अपरिमेय संख्या। अरे बोलो मेरे भाई बात समझ में आ रही है। अरे ये है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसकी भी समझ बहुत ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़रूरत पड़ती है यार इसकी, ठीक है। अगली बात सुनना यार, ये बात तो हो गई। फिर पूछेंगे कि परिमेय माइनस अपरिमेय इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय संख्या। कहिएगा इसको समझाइए तो सर थोड़ा सा। हाँ बाबू इसको भी समझ लीजिए, इसकी क्या पहचान है, ये भी अपना पहचान दिखा के जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए कि 4 क्या है, अरे बोलो बाबू 4 क्या है, तो कहोगे सर 4 परिमेय संख्या है। अब परिमेय इसलिए है इसके बट्टा में 1 लगाया जा सकता है, ठीक है। तो 4 परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या माइनस कुछ भी ले लो यार, 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसलिए अपरिमेय संख्या है कि रूट के अंदर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ये पूरी चीजें क्या है। आपसे तो खंड खंड भी करने आपको आता है, लेकिन जब दोनों 4 में से √3 घटा रहे हैं तो क्या कंडीशन आएगा, तो कहिएगा अपरिमेय का। बाबू मत भूलिएगा, इस तरह का कुछ भी बात आए तो आप उसको बहुत आसानी से बता दीजिएगा। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इससे बहुत सारे नंबर बनाए जा सकते हैं, इसका चिंता मत करो यार। तो ये भी बात हो गई। अरे तीसरा कंडीशन, ये तो 1 नंबर था, ये दूसरी बातें कह ली आपसे। अब तीसरी बातें सुनो यार, जब तीसरी बातें सुनोगे यहाँ से भी आपकी बहुत समझ निकलेगी यार। देखोगे परिमेय गुणे अपरिमेय, अपरिमेय। बताओ यार, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल करे तो क्या आएगा, वही आएगा यार, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो देखोगे यार अपरिमेय संख्या
मतलब अपरिमेय संख्या देखिए कैसे यार, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कैसे आएगा यार। तो देखिए अगर मान लीजिए आप कहें 2 क्या है, 2 तो परिमेय संख्या है। अरे 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, लेकिन 2 के साथ √3 लिख दें या √5 लिख दें तो मेरे भाई परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा, तो कहिएगा अपरिमेय होगा। अरे बात समझिएगा। अरे फिर से कहिएगा कि सर तनी एक और नंबर लीजिए, तो अरे तो एक नंबर लिए हैं, तनी एक और नंबर लेके दिखाइए तो बाबू। तो देखिए हम आपको एक और नंबर दिखाते हैं यार। मान लीजिए कि ये यहाँ ले लिए 4, यहाँ ले लिए √17। तो 4 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √17 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन दोनों के साथ गुणा करके पूछा जाएगा तो भैया अपरिमेय आएगा। तो ये दोनों नंबर क्या हो गए, ये दोनों नंबर अपने आप में क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अरे आशा नहीं, पूरा विश्वास है बाबू खोपड़ी तक पहुंचेगा। बस थोड़ी सी गहराई से इसको देखते चले जाओ यार, बहुत मजा आ जाएगा। देखो चौथी बात क्या है, एक बात और भी यहां से बनेगी कि परिमेय भागा अपरिमेय, अपरिमेय बराबर क्या होगा, तो भैया ये भी होगा अपरिमेय, ये भी क्या होगा, अपरिमेय। अब कहिएगा थोड़ा इसका एग्जांपल दीजिए, तो बाबू देखिए ना, इसका भी एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे कहे 2 क्या है। अरे बोलो बाबू 2 क्या है, परिमेय संख्या। 2 क्या है, परिमेय संख्या। और हम अगर आपसे कह दें कि √2 क्या है, तो कहिएगा अपरिमेय संख्या। तो भैया एक दिमाग में ये बैठा लो कि परिमेय संख्या है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि भागफल की जब भी बात आ गई, नहीं मतलब आ गई ना, तो क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या। लेकिन कहिएगा अरे सर ये कैसे अपरिमेय संख्या कह दीजिएगा, एक तो हम ये भी कर लेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, परिमेयकरण करके कुछ चीज़ें अलग हो गई तब, तो करके चेक कर लो भाई, साथ साथ में दिखाते हैं। अगर जब भी तुम्हारा ऐसा कंडीशन होता है तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ तो आता है, रेशनलाइजेशन कर दे, तो करके चेक कर लीजिए। अरे √2 से ऊपर भी गुड़ा, √2 से नीचे भी गुड़ा, तो कहिए ना बाबू यहाँ क्या बच जाएगा, 2√2। और √2 से √2 में गुणा करिएगा तो क्या आएगा, अरे बोल दो बाबू 2, और 2 से 2 कट गया, क्या बचा, √2। क्या √2 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, कहिएगा नहीं। जब नहीं है तो बाबू क्या है, अपरिमेय संख्या। तो किसी भी हालात में ऐसा प्रयास करिएगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो हमको लगता है चीज़ें आपको समझ में शायद आ गई होगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत मीठी मीठी बातें थी और आपको इसको सीख लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे इससे आगे बढ़ के और भी कुछ चीज़ें हैं, उस पर बात करते हैं यार। चलिए तो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक को भी सुलझाते हैं यार। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर क्या, मतलब ये जो हमारा अगला टॉपिक है उस पर बात करते हैं। अगला टॉपिक है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर की चर्चा करते हैं। देखिएगा हम इसमें क्या कह देंगे कि ऐसा कहा जाता है रियल नंबर को कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को रियल नंबर कहते हैं। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर क्या मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के कहेंगे, हाँ बिल्कुल। तो देखिएगा कैसे बात कर लें यार, थोड़ी सी बात करते हैं आपसे कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। सुनिएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि वास्तविक संख्या आपको जानना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय, अरे उसमें परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी दोनों मिक्स होगा। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। कहिएगा तनी एग्जाम्पल देके दिखाइए तो बाबू। देखिए बाबू, देखिए ना क्या एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल यही है कि यार परिमेय को भी लिख लो। अरे पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन वही कह दें
कि √4 क्या है, कहिएगा परिमेय संख्या है। तो ये पूरी चीज़ें होल चीज़ें मतलब ये रहेगी, मतलब ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं कि परिमेय, बाबू एक शॉर्टकट की बात करें, परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा, अरे बोल दो, दोनों को जोड़ ले साथ में, दोनों साथ में रहेगा तो क्या कहला जाएगा, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। तो आप इस बात को मत भूलिएगा, इस बात को याद रखिएगा। छोटी सी टॉपिक थी कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब सुनना एक बात और, अगर इसको एरो पॉइंट से जोड़ें तो कह सकते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक और ऋणात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं यार, ठीक है। तो इसका क्या कहने का मतलब, एडजेसेंस ये कह रहा है कि यार जो मतलब जो वास्तविक संख्या है वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, ठीक है। तो इसी तरह से थोड़ी सी इसकी बात याद रखिएगा। चलिएगा, इसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है जो यार जो पहला वीडियो था उसमें हम ना कर सके, तो थोड़ा सा याद आने में भी थोड़ा सा कमी रह गई थी, तो इसलिए अभी उसको सुलझा देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, उसको अभी समझा देते हैं आपको। वो क्या है, एक था देखिएगा वो क्या है, वो है पूर्णांक संख्या, ठीक है यार। उसकी चर्चा करें तो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अरे बड़ी ध्यान से देखिएगा, हम कहते हैं ना कि अरे बिना पूर्णांक संख्या जाने बहुत सारा नंबर नहीं लिख पाएंगे। भले ही परिमेय और अपरिमेय ये चीज़ें पढ़ गए यार, लेकिन परिमेय और अपरिमेय में भी पूर्णांक की चर्चा की गई थी। इस टॉपिक को थोड़ा सा पहले पढ़ाना चाहिए, लेकिन यार समय ना होने की वजह से या भूल जाने, दिमाग से हट जाने की वजह से उस चीज़ को नहीं पढ़ा सके। तो अभी पढ़ लीजिए यार। देखिएगा यार, लिखा हुआ है इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर। देखिएगा, जब इसकी चर्चा करें तो बता देते हैं आपको कि कह देंगे सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य से सम्मिलित, शून्य से सम्मिलित संख्याओं के परिवार को, संख्याओं के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं यार। अब इसकी भी समझ रखिएगा, हम क्या कह रहे हैं यार कि सभी धनात्मक मतलब जितना पॉजिटिव नंबर है वो सब, सभी ऋणात्मक जितना माइनस वाली चीज़ें हैं वो सब, और उसके साथ शून्य, और ये धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य तीनों मिला देंगे तो किसका निर्माण होगा, इंटीजर नंबर का। तो वैसा ही लिखा गया कि सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य से सम्मिलित संख्याओं के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल निगेटिव, ऑल निगेटिव, ऑल निगेटिव, क्या ऐसे लिख लीजिए कलेक्शन ऑफ, थोड़ा सा यहाँ से जोड़ लेंगे या इसको थोड़ा सा जोड़ लीजिए यार, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल निगेटिव एंड जीरो, एंड जीरो is called integer number, integer number। देखिएगा, तो मतलब इसमें ए भी सेंस क्या कह रहा है, सेंस तो वही तो कह रहा है कि सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य के समूह को क्या कहते हैं बाबू, इंटीजर नंबर कहते हैं।
इंटीजर नंबर कहते हैं। ये कह देंगे इट इज डिनोटेड बाई आई, इसे आई से डिनोट किया जाता है, इसे आई से डिनोट किया जाता है। तो आपके दिमाग में ये बात भर गई कि सर क्या जहाँ आई लिखा होगा उसको इंटीजर नंबर मानेंगे? हाँ बिल्कुल, जहाँ आई लिखा होगा, क्योंकि आप जब बड़े क्लास में जा रहे होंगे और बड़े क्लास की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो शॉर्ट फॉर्म में होती है, वहाँ मान लो कि ओनली फॉर आई दे दिया गया तो क्या करोगे? तो आई दे दिया तो मतलब मान लो कि वहाँ इंटीजर नंबर लिखा हुआ है, और जैसे इंटीजर नंबर आया तो तुम्हारे दिमाग में ये बात भर जाने चाहिए कि वहाँ प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है और जीरो भी आ रहा है। बस इसका बस इतना ही सा मतलब है, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। आप सुनिएगा, अब जब आई हो गया तो कहिएगा सर एग्जाम्पल दिखाइए, तो एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं यार। देखोगे यार, क्योंकि यार यहाँ कह सकते हैं कि आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं यार। देखो यार, थोड़ी सी मेरे तरफ ध्यान देना कि -1, -2, -3, -4, अरे n1 चीज़ें, मतलब यहाँ भी इनफाइनाइट चला जाएगा। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, अरे बाबू इधर भी n1, इधर भी अनंत तक यार, उधर भी अनंत तक और माइनस में भी अनंत तक। अब आपके पास 2-3 चीज़ें बचेगी यार। आप कहने लग जाओगे कि सर क्या इसको भैया क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर ये निगेटिव नंबर है। कौन सा नंबर है दोस्त? निगेटिव नंबर है। अगर इसकी चर्चा कर लोगे तो ये क्या कह दोगे यार? ये कह दोगे सर कि ये पॉजिटिव नंबर है। कौन सा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। और इसको जीरो, अरे बोल दो इसको जीरो। और पूरी चीज़ें जब एक साथ उठा ले जाओगे तो क्या कहला जाएगा? तो वो भी कहला जाएगा इंटीजर नंबर। तो आपके दिमाग में ये भर गई कि इसे आई से डिनोट करते हैं, और एग्जाम्पल में ये भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कि आई इज इक्वल टू n1 चीज़ें। कौन सी पूरी चीज़ें यार? कि मतलब प्लस वाली भी चीज़ें हो सकती है, माइनस वाली भी चीज़ें हो सकती है और जीरो भी हो सकती है यार। ठीक, एक बात और यहाँ से अगर जोड़ना चाहो तो लिख सकते हो कि यार पूर्णांक संख्या धनात्मक बोले तो पॉजिटिव, ऋणात्मक बोले तो निगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य तीनों होता है। इस तरह से हमारी बेसिक क्लासेस ख़त्म होती है। और बहुत ध्यान से सारी बातें पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा और पूरी चीज़ें आपको देखिएगा एकदम स्वतः साधारण तरीके से धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, दैट्स ऑल।